हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम चतरावत और महाराष्ट्र बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 1 का सेमिस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग सारे आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर नहीं, टोटल 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पावरफुल क्वेश्चन पेपर। कल अगर आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है, तो बस एक बार ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख लेना। आप एग्जाम के बाद पक्का वापस आओगे इस चैनल पे और थैंक यू बोल के जाओगे, ठीक है। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, डिस्टेंस इज अ डॉट डॉट क्वांटिटी। डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है, वापस पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस इज अ डॉट डॉट क्वांटिटी। डिस्टेंस किस तरह की क्वांटिटी है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। किस टाइप की क्वांटिटी है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेंट्स डॉट डॉट मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस करते हैं, 1 मोल में, जैसे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 10 टू पावर 8 नहीं, 10 टू पावर लिखना है आपको 23। क्या लिखना है? 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 10 टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। द एसआई यूनिट ऑफ पावर। मैं चाहूँगा एसआई यूनिट ऑफ पावर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से खुद से टाइप करके बताओ कि एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। अगर आपको पता जल्दी से अभी टाइप करो मेरे साथ में, और मैं अभी आपको बता देता हूँ। पॉज ले लो 1 सेकंड का, ले लिया। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वाट। क्या होता है? WATT, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया तो आपको मैं चेक कर लूंगा वो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, पॉज लो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करो। क्या होगा ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम? क्या होगा ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम? क्या होगा जल्दी बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 287। 1 मिनट, थोड़ा मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन करें। देखो फटाफट आगे नहीं जाना हमें, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बराबर। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ मास का यूनिट क्या होता है? kg, ओके। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आज दिन थोड़ा सा तबीयत खराब है, मेरा गला भी खराब है, ठीक है, तो थोड़ा आवाज़ सही नहीं आएगा आपको, बट स्टिल आई होप सो कि आप मैनेज करोगे इसमें। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 287, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, वो कौन सा एलिमेंट होगा? देखो कभी भी कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है उसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर। तो मुझे बताओ 2 + 8 + 7 का सम कितना हो जाएगा? 17। और अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आ गया। क्या होता है? क्लोरीन। किसका है? क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17 किसका है? क्लोरीन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मेरा एक सवाल है आपको, काइनेटिक एनर्जी कौन से ऑब्जेक्ट के पास होती है? जो ऑब्जेक्ट किस में होता है? मोशन में होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जल्दी कमेंट में फटाफट। हाँ, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ mv²। जबरदस्त, कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर किया है अभी तक। आपको भी फटाफट, अगर वीडियो देख रहे हो आप अभी बाद में देखने वाले हो तो कमेंट में जल्दी से जल्दी आंसर करते रहना। इससे पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है, ठीक है ना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो काम करने की क्षमता को, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, ये कटान वगैरह मिक्स हो जाता है कभी कभी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? द रेट। रेट मतलब किसी भी चीज़ को समय के साथ हम रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो रेट मतलब टाइम, टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं हम लोग किसके को? वर्क को। तो मुझे बताओ, आप बताओ वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? मुझे बताओ वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है पावर। क्या होता है बच्चों? वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? यहाँ पे पावर। तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या? पावर। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता, 1 सेकंड में किए हुए काम को क्या बोलते हैं? हम पावर बोलते हैं, ठीक है। डॉट डॉट आर द पॉजिटिव चार्ज आयंस। डॉट डॉट आर, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, आप इन आंसर पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। डॉट डॉट आर पॉजिटिवली चार्ज, अपने को कॉन्सेप्ट पता तो सामने कोई भी गलत बोले तो भी अपना रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। डॉट डॉट आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? एक्चुअली इधर का ऊपर डिस्प्लेस हो गया आंसर यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? हम कटायन बोलते हैं। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो इसका आंसर है। क्या है? कटायंस। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? कटायंस। थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। निगेटिव चार्ज आयंस को बोलते हैं अनायन। नहीं पता हो तो याद कर लो, क्योंकि इस टाइम वो क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है ना। तो निगेटिव चार्ज आयन को बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन। ANION।
एन, क्या बोलते हैं, अनायन। द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, एक्चुअली उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसका सब आंसर मैंने ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, देखते मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर वाले का आंसर नीचे लिख दिया था, ठीक है ना, तो वो एडिटिंग में हो जाती है गलती। तो क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना इस बात में। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है सर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्पीड है हमारा स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बातें ध्यान रखना, ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन के साथ में आपको मैं और भी क्वेश्चन के आंसर इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, ध्यान रखना, उसको लिख लेना उनको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। क्या ये सही बात है, न्यूटन का पहला लॉ क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्स की बात करता है, ऑब्वियसली नहीं, कथा ही नहीं। न्यूटन का तीसरा लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। न्यूटन का पहला लॉ किसकी बात करता है, न्यूटन का पहला लॉ करता है इनर्शिया की बात। अब बोले तो इनर्शिया मतलब क्या होता है, देखो इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना पसंद करता है। अचानक अगर आप उसके में चेंज लाने की कोशिश करोगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी। जैसा सिंपल फंडा में बताता हूँ, ट्रेन में आप सिंपल खड़े हो, अचानक ट्रेन ने ब्रेक मार दिया, क्या आपका बॉडी रुका रहेगा, नहीं। आपका बॉडी तो पहले ट्रेन के साथ आगे जा रहा था, लेकिन ट्रेन ने अचानक ब्रेक मारा, आपकी बॉडी ने अचानक ब्रेक मारा, नहीं, क्योंकि आपका बॉडी चलना ही पसंद कर रहा था। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनर्शिया, दिस इज व्हाट, इनर्शिया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके साथ डील करता है, इनर्शिया के डील करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन के साथ डील करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी रेडिकल इज वैलेंसी। मतलब वैलेंसी का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कोई भी एटम है, कोई भी एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, कोई भी एटम में क्या होते हैं, शेल्स। उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, किसी भी रेडिकल के ऊपर जो चार्ज है, मतलब रेडिकल के ऊपर चार्ज होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो आपने कभी देखा होगा एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, बराबर कि नहीं, इस तरीके से आपने चार्जेस देखे होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर किसी किसी कंपाउंड में 2- का चार्ज आता है, किसका आता है, 2-। क्या ये जो चार्ज उसके ऊपर आ रहा है, क्या ये उसकी वैलेंसी है, कतई नहीं। देखो वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन जो रेडिकल के ऊपर चार्ज आता है वो डिपेंड करता है कि उस एटम ने केमिकल बॉन्ड बनाते समय कितना इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बोल रहा हूं मैं, कितना इलेक्ट्रॉन लिया या कितना इलेक्ट्रॉन दिया, ये उसके ऊपर चार्ज आता है। अगर मान लो किसी एटम ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके ऊपर 1+ चार्ज आएगा। 2 दिया उसके पास 2+ चार्ज आएगा। किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर 1- चार्ज आएगा। आपने ऐसा देखा होगा, क्लोरीन के ऊपर कभी माइनस देखा होगा और सोडियम के ऊपर ऐसा प्लस देखा होगा। तो इस बात को कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, और रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मतलब होता है कि भाई साहब उसने केमिकल बॉन्ड बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए। देखो ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आंसर बता दिया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सर आप तो बोलोगे सर 1-2 ही तो क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के, मैंने वापस बता रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन पेपर मर्ज करके मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। इमेजिन करो, आपकी प्रैक्टिस कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करना, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। पेपर कल है और आज पूरी किताब लेके पढ़ोगे, इम्पॉसिबल है कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो दिस इज मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में और पेपर दे दिए, ये बात बताना भूल गया हूँ मैं। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और फटाफट जो भी आपके पेपर कल एग्जाम है वो वाले लिंक पे क्लिक करो। साइंस का पेपर है साइंस पे क्लिक करो, मैथ्स का पेपर है मैथ्स पे क्लिक करो और फटाफट उन पेपर की भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाना, बाद में ये खत्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना कि भाई 1 वॉट 10⁵ अर्ज के बराबर होता है क्या। देखो वॉट किसका यूनिट है, वॉट है पावर का यूनिट, बराबर, और अर्ज किसका यूनिट है। अगर नहीं पता तो, अगर पता है तो पहले कमेंट सेक्शन में बताओ, बता दिया कमेंट सेक्शन में क्या है, अर्ज किसका यूनिट है, एनर्जी का। किसका यूनिट है, अर्ज है एनर्जी का यूनिट। अरे भैया भाई, एक पावर एक एनर्जी के बराबर कैसे हो सकता है। 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो समझ लो, 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं। तो ये फंडा यूनिट से ही हमने पता कर लिया कि ये गलत है। ये नंबर तो छोड़ो, नंबर की जरूरत ही नहीं है, यूनिट से हमने पता कर लिया कि गलत कॉन्सेप्ट है भाई, फॉल्स है। बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज के बराबर होता है। ये नंबर भी गलत दिया और यूनिट का कंपेरिजन भी गलत दिया है।
जूल भी देखो एनर्जी का यूनिट है, अर्ज भी जैसे एनर्जी का यूनिट है। नहीं समझते आता है तो आपको पता मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, सेंटीमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। फर्क क्या है सर, ये बड़ा यूनिट है छोटा यूनिट है, लाइक दैट जूल बड़ा यूनिट है अर्ज छोटा यूनिट है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स था। सल्फेट आयन इज अ निगेटिवली चार्ज सिंपल रेडिकल। भाई यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दिया है, ये हटा देना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नहीं, थोड़ा सा गाई में हूँ क्योंकि कल ही बच्चों का पेपर है, टाइपिंग फटाफट किया और आपके सामने पेपर ला लिया, ठीक है ना। तो ये तो भी गलत, टेंशन मतलब मैं आपको आंसर सारे सही बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ है। सल्फेट आयन इज अ निगेटिवली चार्ज सिंपल रेडिकल, क्या सही बात है, निगेटिवली चार्ज सिंपल रेडिकल है क्या सल्फेट आयन? नहीं, पहले सल्फेट आयन होता है क्या पता तो करो। देखो सल्फेट आयन अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, देखो S मतलब O4 2 माइनस। अब मुझे बताओ भाई ये सिंपल है कि कंपोजिट है? ये कंपोजिट है। कैसा? कॉम्प्लेक्स है। कैसा? देखो इसमें सल्फर है, इसके अंदर 4 और ऑक्सीजन है। सिंपल आयन क्या होता है? सिंपल रेडिकल मतलब अकेला एटम जब उसके अंदर आएगा उसको सिंपल आयन बोलेंगे, सिंपल रेडिकल बोलेंगे जब वो अकेला रहेगा। यहाँ पे तो 4 5 चीजें बन के मिल रहा है, तो ये सिंपल नहीं है, ठीक है ना, कंपोजिट रेडिकल है ये। तो दिस इज नॉट सल्फेट आयन इज निगेटिवली चार्ज सिंपल रेडिकल, नो, सिंपल फॉल्स लिखना। क्या लिखना है यहाँ पे? फॉल्स लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वापस मैंने बोला 3 पेपर है। देखो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अरे न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो। क्या बोलता न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता भाईजान कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ, मतलब डेल्टा पी का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या है? देखो मोमेंटम में कितना बदलाव आया, मोमेंटम में 1 सेकंड में कितना बदलाव आया, उसी को अपन बोलते हैं फोर्स, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट एकदम अपनी करेक्ट है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा तो इस तरीके से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आपने लिखा होगा और सामने लिखा होगा माँ। क्या लिखा होगा? सबके प्यारी कौन होती है? माँ होती है। तो m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी को हम बोलते हैं फोर्स का फॉर्मूला। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। NaOH इज मोनो बेसिक एसिड। एक बिंदु ध्यान रखो, पहले बताओ ये NaOH है, इसके पीछे क्या लगा हो? OH। कोई भी मॉलिक्यूल पानी में डालने के बाद अगर OH देता है तो उसको बेस बोलते हैं, एसिड नहीं बोलते। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एसिड। अरे भैया लास्ट में होना चाहिए था बेस। क्या होना चाहिए था? बेस। क्या होना चाहिए था? बेस। मोनो मतलब एक, मोनो यहाँ पे होना चाहिए मोनो एसिडिक। क्या होना चाहिए एक्चुअल में? क्या होना चाहिए था? मोनो एसिडिक बेस। एक्चुअल में यहाँ पे ये वर्डिंग होनी चाहिए थी, मोनो एसिडिक बेस। और एसिड होता तो मोनो बेसिक एसिड, ऐसे होता। तो यहाँ पे देखो एक ध्यान रखना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको लिखना NaOH इज अ मोनो एसिडिक बेस। देखो लास्ट में बेस आना चाहिए। अगर कोई एक्चुअल में बेस है तो लास्ट में बेस, अगर कोई एक्चुअल में एसिड है तो लास्ट में एसिड आना चाहिए, ठीक है ना। और मोनो का मतलब क्या हुआ? पानी में डालने के बाद सिर्फ ये एक OH देता है, इसके लिए मोनो लगाया आगे, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। शुरू करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। भाई मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसके बराबर होता है? नहीं पता तो पता कर लो। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मोमेंटम के जगह में, मान लो एग्जाम में आपको लिख के दे दिया फोर्स किसके बराबर होता है, तो भैया फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर। और ऐसा कुछ तो ये दोनों तो कभी होता ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मैंने आंसर बता दिया, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। लिख दिया अपन ने, इस तरीके से एग्जाम में लिख देना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ में आगे बढ़ लो जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट टाइम नहीं। द वैलेंसी ऑफ फेरस इन द फेरस सल्फेट इज, सबसे पहला काम भैया फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। हम बताएंगे ना, यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गलत दिखेगा मैं बताऊंगा आपको, गलत यहाँ पे हुआ करेक्ट कर लूँगा मैं। यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ये होता है हमारा फेरस सल्फेट। अभी आपको ये पता होना चाहिए फेरस सल्फेट जो होता है वो 2- में एग्जिस्ट करता है। अब मुझे बताओ 2- को एग्जिस्ट करता है फेरस सल्फेट, तो फेरस किस में एग्जिस्ट करेगा? अरे भैया फेरस करेगा 2+ में, +2 में। मतलब क्या होगा? द वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। यहाँ का 2 ऊपर डाल दो तभी भी समझ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर इन अर्थ इज और आर। एक या दो, एक यहाँ पे इज और आर क्यों लिखा है कि भाई वो क्वांटिटी एक है तो कोई एक ऑप्शन होगा, अगर 2 है तो 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत A एंड B भी दिया ना। तो स्टेटमेंट का ध्यान रखना आपको।
तो भाई अर्ज पहले तो पता करो भैया कि ये जो अर्ज यहाँ पे लिखा है, ये जो अर्ज आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, किसका यूनिट है भैया जी? ये एनर्जी का यूनिट है। सरिया जी, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं लेंथ का छोटा यूनिट कौन होता है? मीटर। बड़ा यूनिट क्या होता है? मीटर। छोटा यूनिट कौन है? सेंटीमीटर। उसी तरीके से एनर्जी का छोटा यूनिट होता है अर्ज, इसको बोलते हैं CGS यूनिट। तो एनर्जी का हो गया, हाँ हो गया। क्या वर्क का यूनिट भी जो एनर्जी का होता है वही होता है क्या? हाँ जी वही होता है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों आंसर होंगे ना कि नहीं होंगे? तो आप ऑप्शन में ये टिक नहीं करोगे, आप ऑप्शन में टिक करके आओगे डी वाला। कौन सा टिक करके आओगे? डी वाला। भैया जी मेरा आंसर ए और बी दोनों एक साथ में होने वाला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टिक किया डी वाला। आगे समझ में? अर्ज दोनों का यूनिट है, किसका? वर्क और एनर्जी का। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन द वॉशिंग सोडा। अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसके अंदर नहीं थोड़ा बहुत तो वाटर प्रेजेंट होता है। क्यों होता है वाटर प्रेजेंट? वाटर प्रेजेंट होता है, देखो अगर घर बनाना है तो ईंटें लगा के काम नहीं चलेगा, बीच में सीमेंट लगाना पड़ेगा, तभी तो एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा ना। तो यहाँ पे वाटर वही काम करता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता करना होगा, आपके बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के पेज के अंदर 69 जाना है। क्यों जाने बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं इस टाइम ये क्वेश्चन आए, नेक्स्ट कुछ भी आ सकता, थोड़ा सा बदल के तो आएगा ना भाई। सेम आएगा इसका मतलब हमेशा सेम थोड़ी आता है यार, इतना भी लक नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। पेज नंबर 69 पे जाओ और आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा, सॉरी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्या है? क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा। क्या होता है? Na2CO3 और उसके साथ में कितना पानी लगा हुआ है? 10H2O। आंसर पता भी चल गया क्या होगा? 10H2 कितना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ग्रीन विट्रियल का भी देख लो 7H2O, ब्लू विट्रियल का भी देख लो 5H2O और क्रिस्टलाइन एलम का भी देख लो 24H2। क्या भरोसा है यार, अभी पूछ ले तो। अपने को तो एकदम जबरदस्त तैयार होना ना भाई, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट वाले अपन तो आग लगा था, बहुत मतलब एनर्जी अभी मेरे पास, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज, ओके, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, मतलब क्या हुआ है कि मान लो आपके पास ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये अपने पास है तीसरा रेजिस्टेंस। इन तीनों को रेजिस्टेंस को अपन ने कैसा कनेक्ट कर दिया? इन तीनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। और मान लो इसका 2 रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस 3 मान लो, इसका रेजिस्टेंस 4 मान लो, और मान लो मैंने इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिया, तो मुझे बताओ इनमें से सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है? 2 है, बराबर। अब जब मैं इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इनका आंसर जो आएगा ना वो 2 से भी कम आएगा। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आता है। और एक बात ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर किसी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि कैसा कनेक्ट किया था? पैरेलल। बहुत सिंपल तरीके से बता दिया था मैंने आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पावर, भाई पावर का फॉर्मूला बता दो यार। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1 सेकेंड में आपने कितना काम किया, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिर से बोल रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम। देख लियो भैया, ये देखो वर्क डन पर मतलब अपॉन में टाइम। पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया। पावर का फॉर्मूला याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ। वर्क का फॉर्मूला याद कर लेना, फोर्स का फॉर्मूला याद करना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लेना और इनके यूनिट याद कर लेना, क्योंकि इनके यूनिट पे एक आध क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको अभी से, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉस्फोरस कैसा मॉलिक्यूल है? भाई फॉस्फोरस है अपना टेट्रा। कैसा है? टेट्रा एटॉमिक, 4 के साथ एग्जिस्ट करता है, 4 फॉस्फोरस मिलके एग्जिस्ट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ किसके बारे में बात करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बात करता है एक्शन और रिएक्शन के फोर्स के बारे में। ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देख लिया था, बराबर ना। और न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया के बारे में बात करता था। द एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट इन ऑरेंजेस एंड लेमन। ऑरेंज जूस माहित है तुम्हाला? ऑरेंज जूस, द एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर टेस्ट। कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है भाई खट्टा टेस्ट के लिए? ये देखो साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है लेमन जूस और ऑरेंजेस में, ठीक है ना। पूरे चालू ये आता है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डॉट डॉट इज द सेम। रेजिस्टर को अगर देखो, मैं वापस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर। अब मान लो रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और मैंने मान लो यहाँ पे आई करंट भेजा। कितना करंट भेजा? आई करंट भेजा।
करेक्ट है। अब ये जो आई करंट है वो सारे रेजिस्टेंस में से अलग होगा कि सेम होगा, ये आपको बता दो। सारे रेजिस्टेंस में, अरे भाई रास्ता एक ही है तो सारा का सारा वैसे का वैसे जाएगा ना, कहाँ पे रास्ता बदलने की जरूरत है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता है भैया जी, मेरे करंट सेम होता है। कौन सेम होता है, करंट सेम होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम होता है। वापस बोल रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का छोटा वाला यूनिट, सीजीएस मतलब छोटा वाला यूनिट। देखो क्या होता है ना, जैसे आपने देखा यूनिट ऑफ फोर्स सबको पता होता है, न्यूटन। कब करके न्यूटन करके आ जाओ, गडबड तुम्ही इथे चुकू नका। बघा सीजीएस युनिट ऑफ फोर्स काय असते, सीजीएस युनिट ऑफ फोर्स असते डाईन, काय असते DYNE। आणि फोर्सचा न्यूटन काय असतो, SI युनिट असतो। न्यूटन काय असतो, SI युनिट, सिस्टम इंटरनेशनल युनिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएटॉमिक कनायन, मतलब ये यार क्वेश्चन नहीं है, बहुत फुंदू है। पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम, इन तीनों ऑप्शन में देखो आपको एक से ज्यादा एटम दिख रहे हैं, ये बेचारा अकेला है। दिस इज द मोनो एटोमिक, नॉट अ पॉली एटोमिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉली एटोमिक, तो मतलब वही पूछा ना, कौन नहीं है भैया, डी नहीं है ना, खत्म ना, आगे बढ़ो ना। द मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सेम समय में। मतलब मान लो कि कोई बॉडी 5 मीटर चलती है 2 मिनट में, तो अगले 2 मिनट में 5 मीटर ही चलेगी, अगले 2 मिनट में 5 मिनट ही चलेगी। मतलब एक्सेलरेट कर ही नहीं है गाड़ी का, हम लोग कान भरोट रहे नहीं है, सेम स्पीड से गाड़ी चल रहा है। ऐसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें बॉडी का स्पीड सेम होता है। ऐसे स्पीड को ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। द pH ऑफ ब्लड, बोल के नहीं, थोड़ा सांस दम है ना। pH ऑफ ब्लड क्या होता है, 7.4। pH ऑफ ब्लड क्या होता है, 7.4। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपका pH 7 से बड़ा है तो आपका वो जो भी सब्सटेंस है वो कैसा होगा, बेसिक। कैसा होगा, बेसिक। अगर आपका pH 7 से छोटा है तो आपका वो सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक। और आप देख पा रहे हो कि अपना ब्लड भाई साहब का pH देखो कितना है, 7, तो ब्लड का 7 हो गया pH। आंसर तो हमने कर दिया यार, आंसर के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं जाता हूँ कि भाई आप अपने किताब के किसी इस पेज पे जाओ, ये कहाँ पे है ढूंढ लो, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। एसिड बेस वाले चैप्टर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेरी गुड। और वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत लेमन जूस का pH वगैरह देख लो, एसिड का, रेन का pH देख लो, बारिश के पानी का पूछ लेते, लाइम वाटर का pH देख लो, NaOH का तो सबको पता बेस होता है, बताने की जरूरत नहीं। टूथपेस्ट जो कॉलगेट करते हैं ना, उसका pH देखो 9.5 है, मतलब वो भी बेसिक होता है। क्यों होता है टूथपेस्ट बेसिक, में आंसर बताता हूँ इसका क्वेश्चन है आपके बुक पे। तो हम जो भी खाना खाते हैं अपने गंदा वर्ड यूज़ कर दिया, आपके मुंह में जाके एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट में होता है बेस, तो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है हमारा टूथपेस्ट, तो हमारे दांत खराब नहीं होते उससे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने आंसर कर दिया। आहा क्या क्वेश्चन है ये वाला, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज रोड इज डबल। आपने स्पीड देखो, मान लो नॉर्मल, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा भाई काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, मतलब आपने वेलोसिटी को कर दिया डबल। वेलोसिटी मतलब पहले v था, अब आपने वेलोसिटी को कर दिया 2 टाइम्स v। इसी को तो बोलते डबल करना। तो मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी आप कितनी थी, अब आपने क्या कर दिया, आपने भैया वेलोसिटी को कर दिया 2v। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी के जगह पे 2v आया, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा बन के। अब मुझे बताओ आपके पहली वेलोसिटी कितनी थी, देखो पहली वेलोसिटी भैया जी इतनी थी, अभी वेलोसिटी कितनी है, अभी वेलोसिटी 4 गुना जितनी पहले थी, तो आपकी वेलोसिटी बिकम 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी हो जाएगा। मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी पिछले काइनेटिक एनर्जी से 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपने स्पीड 2 गुना से बढ़ा दिया है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया यूनिफॉर्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इच कैरी 2 मार्क्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और आपको उसका एग्जाम्पल बताना लगता है। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द, ओके फॉर्मूला बताना है। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है व्हेन बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब बॉडी गोल गोल घूम रही है सेम स्पीड से, ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी सेम स्पीड से गोल गोल घूम रही है। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t। 2πr मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का पूरा जो सरकमफरेंस का डिस्टेंस होता है उसको 2πr। 2πr कवर करने में कितना टाइम लगा आपको, t टाइम लगा, तो 2πr/t ये हो गया हमारा आंसर। स्टेट द एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन
इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया तरीके से, समझो आप। लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या होता है, मान लो आपने H2O लिया, क्या लिया आपने, H2O। हाइड्रोजन का मोलर मास के मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 1। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो एटॉमिक मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है, 8, तो सॉरी 16, एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होगा, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 ही रहेगा। मुझे बताओ अगर मैं 2/16 का रेशियो लूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1/8। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके जो मास का रेशियो है वो कितना आता है, 1/8। अब मुझे बताओ महाराष्ट्र के अंदर 1/8 रेशियो आता है H2O का, राजस्थान के अंदर भी तो 1/8 ही आएगा ना, पंजाब में भी तो चले जाओगे तो 1/8 ही आएगा ना। तो ये जो रेशियो होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, एटॉमिक रेशियो, एटम्स का रेशियो, ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो क्या लिखा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, बाय द वेट, किसका, मॉलिक्यूल का, जैसे हाइड्रोजन का वेट था, ऑक्सीजन का, बाय द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। वाटर के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बराबर ना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स, मतलब भाई राजस्थान का पानी, महाराष्ट्र का पानी एक अलग अलग सैंपल है, लेकिन हमने उन वाटर का रेशियो लिया, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिया, हमेशा हमेशा कितना मिला हमें, 1/8 मिला। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:1:8। दिस इज द एग्जाम्पल दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट आर द वे ऑफ द चेंज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वेलोसिटी बदलना है तो आप किस तरीके से बदल सकते हो। आंसर बताने के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो मान लो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, बराबर, और इसका स्पीड मुझे बदलना है, तो आप क्या कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है, मतलब जिधर ये जा रहा है, आप उधर ही क्या लगा दो, इसके ऊपर फोर्स लगा दो। और तरीका बता सकते हो, हाँ बता सकते। और क्या है, मान लो अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, तो आप इसका वेलोसिटी बदल दियो। और क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है और फोर्स लगा दो इस डायरेक्शन में, तो इसमें भी आप इसकी वेलोसिटी बदल सकते हो। कैसे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गोल गोल घूमने लगेगा, और अगर गोल गोल घूमेगा मतलब ये ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज किया मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। तो 3 तरीके आपके पास चेंज करने के वेलोसिटी के, ठीक है ना। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज, द चेंज इन स्पीड, आप उसकी स्पीड बदल के आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। आप उसकी, एक मिनट यहाँ पे गंदी चीज़ें इरेज कर लेते हैं, हमने लिखी थी, या तो आप उसकी स्पीड बदल के इरेज चेंज कर सकते हो, चेंज द डायरेक्शन, आप उसका अगर डायरेक्शन बदल सकते हो, और चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो 3 तरीके, स्पीड बदलो, डायरेक्शन बदलो, या एक समय पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलो। आगे समझ में, वेरी गुड। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो आपने मान लो कोई कंटेनर लिया, इस तरीके से आपने क्या किया, कोई कंटेनर लिया और उसके अंदर आपने डाल दिया HCl। क्या डाल दिया, HCl। कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ, एक मिनट, कलर बदलते ना, खूबसूरती चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। कंटेनर के अंदर अपन कलर लेते ना, पानी का कलर, अरे ब्लू होता भैया, ब्लू आजा, पानी का ब्लू। कंटेनर के अंदर ब्लू पानी है, और कंटेनर के अंदर अपन ने क्या डाला, कंटेनर के अंदर डाल दिया HCl। तो HCl क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब जो HCl है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब क्या, मतलब मैं बताता हूँ। अगर आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल पानी के अंदर डाले, कितने मॉलिक्यूल डाले, 100, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल पानी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आपको 100 H+ मिलेगा और 100 Cl- मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो डिसोसिएशन हुआ HCl का 100% हुआ। ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब क्या हुआ, एसिड विच डिजोल्विंग इन वाटर डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पानी में डिजोल्व करने के बाद कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। एंड रिजल्टिंग एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट मेनली H+ आयन, और आपको भरपूर H+ आयन मिलते हैं। इसी एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। कितना बढ़िया से समझा दिया। अभी वीक एसिड क्या होता है, पानी में आपने डाला, जैसे कि CH3COOH, इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये और ये H+ अलग जल्दी से नहीं हो पाएगा, ज़्यादा अमाउंट में अलग नहीं होगा। ऐसे एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। एसिड विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। इसका लार्ज प्रोपोर्शन अनडिसोशिएट होता है, मतलब बहुत सारा एसिड टूट ही नहीं पाता, अनडिसोशिएट ही रहता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में HCl, HNO3, HCl आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड के अंदर एसिटिक एसिड आ जाएगा CH3COOH, और आ जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, देखो ठीक है ना। आप डिफाइन एक्सेलरेशन, भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम।
कितना तेजी से वेलोसिटी बदल रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कितना तेजी से वेलोसिटी बदल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप सही कर लेना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सेल है। और नीचे एक फॉर्मूला लिख देना, A=V/T, टीचर खुश हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, यहाँ पे क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का लोगो बीच में आ रहा अपना। व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन द फायर क्रैकर इज अपलोड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो भैया, जो भी दुनिया में एनर्जी है ना, या तो हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, या हम लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बस एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन द कॉन्स्टेंट। बराबर, बना ही नहीं सकते तो बढ़ेगी कैसा, और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो घटेगी कैसा, तो कांस्टेंट ही तो रहेगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी व्हेन द फायर क्रैकर एक्सप्लोड, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। देखो जब भी नहीं, यहाँ पे आपको पूछा फायर क्रैकर जब फटता है तो उसमें कौन सा एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो केमिकल एनर्जी जो होता है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी फायर क्रैकर फटता है तो उसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी बारूद जो भरा हुआ है वो जल के उसमें से हीट मतलब धुआं निकलता है, आग निकलती है, लाइट चमकता भी है और काइनेटिक बम फूट के उड़ जाता है, करेक्ट ना। तो ये सारे काम होते हैं। अभी यहाँ पे देखो इधर लिखा एक लड़के ने कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 न्यूटन का। और आपको क्या निकालना है भैया, वर्क निकालो। तो देखो वर्क का फॉर्मूला पहले सबको पता होना चाहिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 50 सेंटीमीटर का हुआ। तो यहाँ पे एक गड़बड़ आपसे हो सकती है और यहाँ पे मेरे से भी हुई है। क्या गड़बड़ है देखो मैं बताता हूँ आपको। 50 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे सेंटीमीटर का यूनिट नहीं चलेगा, यहाँ पे मीटर का यूनिट लगेगा। तो आपको 50 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, आपको वो लिखना है। यहाँ पे लिखना है 20, और यहाँ पे देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, 50/100। क्या लिखना है, 50/100। और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको वो लिखना जूल में। देखो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, और 20 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर कितना आ गया, 10 जूल। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में आंसर क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे आंसर क्या लिखना है आपको, 10 जूल। कितना लिखना है, 10 जूल। इस बात का ध्यान रखना, कितना आंसर लिखोगे, 10 जूल। कितना लिखोगे, 10 जूल। ध्यान रखना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो आंसर हम लोग जूल में लिख रहे हैं वो ऐसा यूनिट है। तो हमारा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ऐसा यूनिट बनाना पड़ेगा, करेक्ट है। हाँ, अभी वापस से मैं बता रहा हूँ, अब अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करते रहता हूँ। और डेफिनेटली यार बहुत हार्डवर्क करना है आपके लिए, और भी हार्डवर्क करना है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आपका सपोर्ट और क्वेश्चन का आंसर आप पहले करते रहो, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आपको यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले कमेंट सेक्शन में आके वापस जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, गिव द एग्जांपल। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल जो भी होते हैं ना, जो भी मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन की गैस बाहर इवॉल्व करते हैं। तो यू कैन राइट दैट मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड प्रोड्यूस द मेटालिक सॉल्ट। देखो ये मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, कौन सा एसिड है, सबको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड है। रिएक्ट किया तो ये Na और ये SO4 मिलके बन जाएगा Na2SO4, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सोडियम बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। जब भी ध्यान रखना, कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस पक्का बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज 20 कूलम। कितना चार्ज है, 20 कूलम। पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इन 2 मिनट। तो कितने से टाइम लगा उसको पास होने में, 2 मिनट। तो आपको क्या निकालने बोला, यहाँ पे आपको निकालने बोला भैया करंट क्या होगा। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा Q/T। Q का मतलब होता है चार्ज, और टाइम नीचे क्या है, टाइम है। Q का मतलब क्या होता है, यहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो मिनट में दिया है, मिनट में टाइम चलेगा नहीं, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो 2 दिया था उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। 2 × 60 हो जाएगा 120। तो करंट का फॉर्मूला Q/T, Q का वैल्यू 20 और टाइम का वैल्यू 120। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.166 एम्पियर, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिफाइन वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल, ठीक है ना।
इस तरीके से आपको इनर्शिया को डिफाइन करना है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू विच कैन बी रेजिस्ट द चेंज। देखो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे, तो वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती है, तो वो कोई भी बदलाव उसके ऊपर अगर कोई ज़बरदस्ती हम चेंजेस करेंगे तो वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, बराबर ना। तो ये एक प्रॉपर्टी बॉडी का किसी चेंज को रेजिस्ट करने का। तो इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू विच इट कैन रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। इनर्शिया इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर मोशन में रहना पसंद करती है, रेस्ट में रेस्ट में रहना पसंद करती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। अगर मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो कि सर 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी अपलोड करो, मैं वो भी अपलोड करूँगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताते रहना है और मेरे कॉन्टैक्ट में रहना। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऊपर भी दे रखा है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है जितना हो सके उतना शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाओ। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन दे चुका हूँ, तो वो आप जाके अटेंड कर लो क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग और देख लो